विक्रम के मुंह से ये सुनकर मिर्ची सेठ ने एक पल के लिए विक्रम की तरफ देखा और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से तलवार विनीत की तरफ चला दी, मगर विनीत फुर्ती से हट गया और तलवार उसके बिल्कुल पास से गुजरकर जमीन पर लगी। ये देखकर विक्रम की सांस में सांस आई। उसे एक पल के लिए लगा था कि विनीत मिर्ची सेठ की तलवार से मारा गया। मिर्ची सेठ बौखलाते हुए वापस विनीत की तरफ बढ़ ही रहा था कि विक्रम ने अपने भाले को तेजी से हवा में चला दिया। भाला उड़ता हुआ आया और मिर्ची सेठ की गर्दन के आर पार हो गया। मिर्ची सेठ का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर मिर्ची सेठ के सारे सैनिकों की सांस थम सी गई। विनीत जमीन से उठ गया और वापस अपनी तलवार उठाकर चौकन्ना हो गया। अपने मालिक के सर को जमीन पर पड़ा देख मिर्ची सेठ के सैनिक जहां एक तरफ हैरान थे, वहीं उनकी रगों में विक्रम से बदला लेने की आग भड़कने लगी थी। वो सब पूरे जोर से युवा सेना की तरफ बढ़े और युवा सेना भी पूरी ताकत से उनसे भिड़ गई। देखते ही देखते पूरा मैदान खून से सन गया। मिर्ची सेठ के सैनिक संख्या में भले ज्यादा थे, मगर वो सब युवा सेना के जोश के सामने फीके पड़ गए थे। कुछ ही देर में युवा सेना ने मिर्ची सेठ की सेना को लगभग साफ कर दिया। मिर्ची सेठ के जो सैनिक बच गए थे वो भी डरकर भाग गए। विक्रम ने मैदान के चारों तरफ देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि इस लड़ाई में उसकी युवा सेना के बहुत से लड़के जख्मी हो गए थे। एक दो लड़कों की हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक थी। ये सब देखते हुए विक्रम ने भागते हुए सैनिकों को चिल्लाकर कहा, बता देना अपने सरगना को, मेरा नाम विक्रमजीत है। मैं सुजानपुर से आया हूँ और दक्षिण प्रदेश को जब तक मैं घुसपैठियों से आजाद नहीं करवा देता तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं वाला, और जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। ये कहते कहते विक्रम की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से कांप रहा था। उसका ऐसा रूप युवा सेना ने भी पहले कभी नहीं देखा था। अमर और पवन ने कुछ और लड़कों के साथ मिलकर सारे जख्मी सैनिकों को बैलगाड़ी में बिठा दिया और विक्रम को भी साथ लेकर वो सब वहां से रवाना हो गए। ये सारा नजारा वहीं जंगल के पास खड़े दो लोग देख रहे थे। उनमें से एक किसान था और दूसरा सिपाही था। ये सिपाही वही था जिसने पहाड़ पे खड़े होकर विक्रम और मिर्ची सेठ की सेना को जाते हुए देखा था। वो सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर वहां से रवाना हो गया। किसान मन ही मन सोचने लगा, आखिर कौन है यह विक्रमजीत? इतनी सी उम्र में इसने इतने बड़े घुसपैठ को कैसे मार गिराया? इसके बारे में मुझे सरदार जी को खबर देनी चाहिए। ये सोचते हुए किसान वहां से चला गया। सुबह हो चुकी थी। सिपाही दक्षिण प्रदेश की सीमा में बने एक छोटे से शिविर में पहुंच गया। उस शिविर में सिपाहियों का सरदार हिम्मतलाल बैठा हुआ था। अपने सिपाही को सहमा हुआ देख हिम्मतलाल ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सिपाही अपना पसीना पोंछते हुए बोला, सरदार मिर्ची सेठ मारा गया। ये सुनकर हिम्मतलाल अपनी जगह से उठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मिर्ची सेठ ने सारे सिपाहियों की नाक में दम कर रखा था वो आखिर मारा कैसे गया। हिम्मतलाल बोला, क्या बात कर रहे हो, कैसे कैसे हुआ ये? सुनकर सिपाही एक गहरी सांस लेते हुए बोला, सरदार शहर में एक नया लड़का आया है, उसके साथ जवान लड़कों की पूरी फौज भी है। उसी लड़के ने भाले से उस मिर्ची सेठ का सर कलम कर दिया। उस लड़के का नाम विक्रमजीत है। ये सुनकर हिम्मतलाल हैरानी भरी नजरों से सिपाही को देखते हुए बोला, नया लड़का? आखिर कौन है यह नया लड़का जिसने मिर्ची सेठ जैसे बदमाश को मार गिराया? ये कहकर हिम्मतलाल गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचकर वो सिपाही से बोला, इस लड़के ने आते वक्त सीमा पे अपने कागजात तो जरूर रखवाए होंगे। जाओ जरा इसके नाम का पर्चा तो लेकर आओ, जरा हम भी तो देखें कि ये विक्रमजीत यहाँ आया क्यों है। ये सुनकर सिपाही तुरंत बाहर निकला और वहां बने एक और शिविर से पत्तों की एक गठरी में विक्रम के नाम का पर्चा ढूंढने लगा और कुछ ही देर में उसे वो पर्चा मिल गया। विक्रम के नाम का पर्चा ले जाकर उस सिपाही ने हिम्मतलाल को दिया। हिम्मतलाल ने उस पर्चे को ध्यान से पढ़ा और अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, तो ये लड़का नमक का सौदागर है, नमक की खेती करने यहाँ आया है। ये सुनकर सिपाही थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मगर नमक की खेती का काम तो शंभू करता है ना? हिम्मतलाल सर हिलाते हुए बोला, हाँ, नमक के खेत है तो हमारे सम्राट सुजान सिंह प्रताप के, और उन्होंने शंभू के हाथों में नमक की खेती की बागडोर दे दी है। पर शंभू बेचारा करे भी तो क्या करे, घुसपैठिए उसे खेती करने ही नहीं देते। शायद इसीलिए सम्राट ने इस विक्रमजीत को यहाँ भेजा है। ये सुनकर सिपाही सोच में पड़ गया। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मतलब? हिम्मतलाल मुस्कुराते हुए बोला, मतलब ये कि सम्राट ने इस विक्रमजीत को बलि का बकरा बनाकर भेजा है। अरे एक मिर्ची सेठ को मार देने से क्या वो घुसपैठिए भाग जाएंगे? जिन कमबख्तों को हमारे जैसा सिपाही नहीं ठीक कर पाया, उनके आगे ये विक्रम कैसे टिक पाएगा? ये कहकर हिम्मतलाल जोर जोर से हंसने लगा। मगर सिपाही ने विक्रम के हाथों मिर्ची सेठ का सर कटते हुए देखा था। उसे यकीन था कि विक्रम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो किसान जो विक्रम और मिर्ची सेठ की भिड़ंत देखकर भागा था, वो पहाड़ पर एक छोटी सी गुफा में आ गया। उस गुफा में बहुत से आदमी थे जो दिखने में डाकुओं की तरह दिख रहे थे। उन आदमियों के बीच एक लड़की बैठी थी जिसने अपने मुंह को नकाब से ढका हुआ था। किसान को देखकर लड़की ने कहा, इतना हाफ क्यों रहे हो किसान? किसान खुद को संभालते हुए बोला, शुक्र कीजिए सरदारनी कि मैं जिंदा हूँ, वरना जो नजारा आज मैं देख कर आ रहा हूँ उसे अगर मेरी जगह किसी कमजोर दिल वाले आदमी ने देखा होता तो वो तो अपना दम ही तोड़ देता। ये सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, अरे ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने? किसान अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि उस बदमाश मिर्ची सेठ को एक जवान लड़के ने मार डाला। ये सुनकर वो लड़की और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मिर्ची सेठ का मरना इन सब के लिए बहुत बड़ी खबर थी। लड़की चौंकते हुए बोली, क्या? कौन था वो लड़का? किसान कुछ याद करके बोला,
उसका नाम विक्रमजीत है और वो सुजानपुर से आया है। ये सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी तेज हवा चली और उस लड़की के चेहरे से नकाब उतर गया। अब ये साफ दिखाई देने लगा कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही थी। विक्रम का नाम सुनकर सूर्या के मन में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी थी। उसके होंठ सिल गए थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। किसान सूर्या की हालत देखकर बोला, क्या हुआ सरदारनी, क्या आप इस विक्रमजीत को जानती हैं? ये सुनकर सूर्या थोड़ी बेचैन हो गई, मगर वो अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोली, नहीं नहीं तो मैं नहीं जानती किसी विक्रमजीत को। किसान सूर्या के साथ साथ बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप नहीं जानती तो हमें इससे जान पहचान करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले सुखीलाल के विश्राम घर के पास से भी चक्कर काट कर आ रहा हूँ। वहाँ मुझे ये पता चला कि कल रात आपने विश्राम घर से जिन शरणार्थियों को नहीं छुड़वाया था वो शरणार्थी विक्रमजीत के साथ ही थे। सूर्या पिछली रात जब विश्राम घर से बंदियों को छुड़ाने गई थी तब उसे युवा सैनिक भी दिखे थे। उन्हें देखकर सूर्या समझ गई थी कि विक्रम भी यहीं कहीं है। शरणार्थियों को भी सूर्या ने इसलिए वहां छोड़ दिया था क्योंकि वो समझ गई थी कि उन्हें विक्रम ने ही अपने साथ कर लिया है। तभी एक आदमी बोल पड़ा, सरदारनी ये किसना बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको इस विक्रमजीत को भी अपने कबीले में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा योद्धा अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम किसानों की ताकत और भी बढ़ जाएगी। सूर्या जानती थी कि वो आदमी सही कह रहा है और वो ये भी जानती थी कि विक्रम तो पहले से ही किसानों का भला चाहता है, मगर वो अभी इन किसानों को विक्रम का सच नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वो बात को घुमाते हुए बोली, अभी उस विक्रमजीत से मिलने का सही वक्त नहीं आया है। जब सही वक्त आएगा तब हम उस बहादुर नौजवान से जरूर मिलेंगे। ये कहते कहते विक्रम के बारे में सोचकर सूर्या के गाल शर्म से लाल होने लगे। किसान कुछ देर सोचकर बोला, सरदारनी मैं एक और खबर लाया हूँ। सूर्या बोली, बताओ क्या खबर है? जैसा कि उस किसान का नाम किसना था तो किसना बोला, आपके कहने पर मैंने ये पता किया है कि वो मिर्ची सेठ इन बंदियों को क्यों बेच रहा है। तो मुझे पता चला कि मिर्ची सेठ सम्राट के हाथों लूटी हुई एक सल्तनत के राजकुमार को ये बंदी बेच रहा है। इन बंदियों में से आधे लोग हमारी तरह किसान हैं और बाकी लोग सिलाई बुनाई करने वाले कारीगर हैं। ये सुनकर सूर्या सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा कौन सा राजकुमार है जिसे किसानों और कारीगरों की जरूरत पड़ रही है? किसान सिर हिलाते हुए बोला, आप फिक्र मत करें सरदारनी, मैं पता लगाता हूँ। और फिर किसना वहां से चला गया। सूर्या अब मन ही मन सोचने लगी, वाह विक्रमजीत, तकदीर ने एक बार फिर से हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर ही दिया, मगर मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। मुझसे मिलना है तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। ये सोचते सोचते सूर्या मन ही मन मुस्कुराने लगी। विक्रम ने एक खुले मैदान में बड़ा सा शिविर बना लिया था। शिविर के कमरों में सभी जख्मी लड़कों का इलाज चल रहा था। विक्रम अपने साथ राजवैद्य अनूप और एक गूंगे वैद्य को ले आया था। उसे पता था कि इस सफर में वैद्य की जरूरत तो जरूर पड़ने वाली है। युद्ध में एक लड़का जिसका नाम क्षितिज था वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। विवेक भी विक्रम को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। विवेक को जब पता चला कि बीती रात क्या कुछ हुआ है वो पूरी तरह से हिल गया था। विवेक ने चिंता भरी आवाज में कहा, युवराज, ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। चले जाऊं? कैसे चले जाऊं? जब तक मैं उन घुसपैठियों को जड़ से नहीं मिटा देता तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अब चाहे वो हमसे लड़ने के लिए एक नहीं 100 सेनाएं लेकर ही क्यों ना आ जाए, हम लड़ेंगे और उन सबको मिट्टी में मिला देंगे। विवेक को विक्रम की आंखों में उसका जुनून साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ गया था कि विक्रम ने ना जाने का फैसला कर लिया है। तभी भागते हुए अनूप वहां आया और उसने भारी गले से कहा, युवराज, क्षितिज नहीं रहा। यह खबर सुनकर विक्रम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका सर घूमने लगा। ये पहली बार हुआ था कि युवा सेना के किसी सैनिक ने अपनी जान गंवाई थी। विक्रम बेसुध होकर जमीन पर बैठ गया। उसे बार बार क्षितिज का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। क्या विक्रम क्षितिज की मौत का सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इस एक हादसे के बाद विक्रम का हौसला टूट जाएगा?